हमारा सेकंड टॉपिक जो है वह है कीमत, मुद्रास्फीति और सूचकांक। क्या उतनी तेजी से उत्पादन हो पाएगा वस्तु और सेवा का? उत्पादन होने में तो समय लगता है। तो एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। टमाटर है ना, टमाटर की लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं बाजार में, प्याज की डिमांड बहुत कर रहे हैं, आलू की डिमांड बहुत कर रहे हैं। लेकिन सिंपल सा बात है कि कीमत बढ़ेगा। अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य कम होगा, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बास्केट का मूल्य बढ़ रहा है और मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि इसी बास्केट को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि हो जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा जमाखोरी करना शुरू करते हैं ताकि वो ब्याज दर को बढ़ा देगा, लोन महंगा कर देगा, बाजार में तरलता कम हो जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी और मूल्य कम हो जाएगा। तो WPI और CPI की बात करें तो सबसे ज्यादा भारांश देखा जाए तो वो कहां पर है? गणना कौन मंत्रालय बताओ सर? मॉस्पी। अच्छा बताओ, आधार वर्ष क्या है? उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो GDP बढ़ जाएगा, GDP बढ़ेगा तो समृद्धि दर बढ़ेगा। देखो, एक कीमत सामान्य रूप में बढ़े तो उत्पादक वर्ग को लाभ देगा, लेकिन जब बहुत कीमत बढ़ने लगेगा उपभोक्ता खरीदेगा ही नहीं उस वस्तु को। यहां मुद्रा की आपूर्ति इतना बढ़ गया कि डिमांड तेजी से बढ़ गया, मूल्य तेजी से बढ़ गया। तो बहुत जरूरी है कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण के लिए हमें समझना पड़ेगा दोनों नीति, मौद्रिक नीति से भी होता है और हेलो स्टूडेंट, संभव 2026 के सेकेंड लेक्चर में इकोनॉमी के मैं ऋषि जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट लेक्चर को आपने अच्छे से समझा है, उसका नोट्स बनाया है और उसको अच्छे से रिवाइज किया है उसके क्वेश्चन को। तो तैयार हैं फिर? चलिए, वेरी गुड। सेकंड टॉपिक पर हम आते हैं और हमारा सेकंड टॉपिक जो है वह है कीमत, मुद्रास्फीति और सूचकांक। हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। मुद्रास्फीति की अवधारणा को समझेंगे, उसके कारण को समझेंगे, मुद्रास्फीति के गणना को समझेंगे, सूचकांक को जानेंगे, फिर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से विभिन्न प्रकार, और अंत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का क्या उपाय किया जाता है, सरकार या RBI कौन कैसे उपाय कर रहा है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो संभव 2026 है, ये जो आपको फ्री में दिया जा रहा है, ये आपके तैयारी को और धार देगा और एक नई सोच के साथ, है ना, एक अलग सोच के साथ इस बैच को लॉन्च किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसमें जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक से आप इनरोल करके इस बैच का, इस फ्री लेक्चर्स के जो भी हैं, इस बैच में फ्री लेक्चर दिए जा रहे हैं आपको, सारे के सारे आप उसका लाभ उठा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए कि अगर कोई 1 साल का तैयारी करने का इच्छुक है इंग्लिश में, तो हमारा प्रहार बैच भी है, हिंदी में भी प्रहार है और इंग्लिश में टाइटन बैच लॉन्च किया गया। जबकि 2 साल के कोर्स में अगर कोई जाना चाहता है तो संकल्प है इंग्लिश में, हिंदी में भी संकल्प है, और तीसरा अगर बात करें इंग्लिश में पिनाकल कोर्स को भी लॉन्च किया गया। और अगर 3 साल का कोर्स जो कि कॉलेज स्टूडेंट के लिए है, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रारंभ बैच 2028 के लिए। तो अगर कोई इसका लाभ लेना चाहता है तो इस कोर्स में इनरोल अपने आप को करा सकता है। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले समझते हैं अपना जो टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। हम लोग पहला टॉपिक ले लेते हैं, पहला मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति क्या होता है, तो सिंपल कि अगर एक निश्चित वस्तु एवं सेवाओं का के कीमतों में क्रमिक वृद्धि हो और जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम होने लगे, तो हम उस स्थिति को मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। निश्चित मतलब बास्केट, है ना, कि एक बास्केट में अगर मैं वस्तु और सेवा रख दूं
जितने भी वस्तु और सेवा शामिल होंगे, तो वो इसीलिए इसको निश्चित कहा जाता है, ठीक है ना। तो निश्चित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में अगर क्रमिक रूप से वृद्धि हो और जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम होने लगता है, तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। आमतौर पर मुद्रास्फीति का अगर हम देखें, सबसे मुख्य कारण जो है उसको कहते हैं कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति क्या होगी, तेजी से बढ़ जाती है। मुद्रा की आपूर्ति माने मनी सप्लाई, है ना, सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि अचानक से उससे क्या दिक्कत होता है, समस्या क्या खड़ी होती है, आप समझना कि अगर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई, मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति या अगर बोलते हैं मनी सप्लाई, है ना, मनी सप्लाई अगर ये बढ़ गया तेजी से, तो क्या होगा, तो इसका मतलब है मांग में तेजी से वृद्धि हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगा, ठीक है ना, मांग बढ़ जाएगा। अब क्या उतनी तेजी से उत्पादन हो पाएगा वस्तु और सेवा का? उत्पादन होने में तो समय लगता है, हाँ या ना, उत्पादन में तो समय लगता है। तो क्या हो जाएगा, आपूर्ति, वस्तु और सेवा की आपूर्ति, वस्तु और सेवा की आपूर्ति उतनी नहीं हो पाएगी जितना कि मांग तेजी से बढ़ गया, उनकी कमी हो जाएगी। अब देखो, मांग ज़्यादा है, ठीक है, एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, टमाटर, है ना, टमाटर की लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं बाजार में, प्याज की डिमांड बहुत कर रहे हैं, आलू की डिमांड बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं कि उनकी आपूर्ति या उनका सप्लाई जो है वो सीमित है, उतना तेजी से बढ़ नहीं पा रहा है। तो मानी सी बात है कि उसके मूल्य में क्या हो जाएगा, मूल्य में वृद्धि होगा, मूल्य में वृद्धि होगा। इसको क्या बोलते हैं, कीमत स्तर में वृद्धि। इसको क्या कहते हैं, कीमत स्तर में वृद्धि, कीमत स्तर में वृद्धि, प्राइस राइज कहते हैं, स्तर में वृद्धि, या इसको हम लोग प्राइस राइज कहते हैं, प्राइस राइज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइस राइज कहते हैं, कीमत स्तर में वृद्धि। तो ये तो एक वस्तु की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह से अगर एक निश्चित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रहा है, ठीक है, क्रमिक रूप से लगातार वृद्धि हो रहा है, कंटिन्यूअस अगर इंक्रीज हो रहा है उसके प्राइस में, तो देन वी कॉल इट इन्फ्लेशन, तब हम इसको मुद्रास्फीति कहेंगे। तो मुद्रास्फीति में क्या दिखाई देता है, हमें देता है कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई है ना, मुद्रा की आपूर्ति या मनी सप्लाई बढ़ गया है। हम क्या देखते हैं, मांग बढ़ जाता है, लेकिन वस्तु एवं सेवा का उत्पादन कम होने के कारण उसकी आपूर्ति कम होने से कीमत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि कीमत बढ़ेगा, अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य कम होगा, ऑब्वियसली मुद्रा का मूल्य कम होगा, तो मुद्रा का मूल्य भी एक और कम होता जाता है। कैसे, जरा समझते हैं इस बात को, समझो। मान लो एक बास्केट मैंने लिया, ठीक है ना, बास्केट जिसमें तरह तरह की वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। अब मान लेते हैं इस बास्केट का कीमत कितना रुपया है, 100 रुपया। बास्केट का कीमत कितना है, 100 रुपया, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 100 रुपये का नोट है, मेरे पास 100 रुपये का नोट है, तो इसका मतलब है कि मैं कितना बास्केट खरीद पाऊंगा इस 100 रुपये से। मानी सी बात है, एक बास्केट खरीद पाऊंगा, 1 बास्केट खरीद पाऊंगा मैं 100 रुपये से, हाँ या ना, वेरी वेरी गुड। अब मान लो इसका कीमत बढ़ करके, इसका कीमत जो है ये बढ़ करके मान लो 150 रुपया हो गया, 150 रुपया हो गया, तो इसका मतलब क्या मैं अब इस 100 रुपये से ये बास्केट खरीद पाऊंगा? बास्केट का कीमत 150 रुपया हो गया, तो मैं इस 100 रुपये से इस बास्केट को तो खरीद ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब है कि अब मुझे इस बास्केट को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बास्केट का मूल्य बढ़ रहा है और मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि इसी बास्केट को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति में क्या होगा, वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ता है, लेकिन दूसरी ओर मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता या मुद्रा का मूल्य क्या होने लगता है, मनी का वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ मनी, वो डिक्रीज करता है, डिक्लाइन करता है, ठीक है। तो ये मुद्रास्फीति की स्थिति होती है और ये मुद्रास्फीति होता है। क्लियर, एकदम मुद्रास्फीति, एकदम मुद्रास्फीति क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब जरा बात को समझना, अगर मैं मुद्रास्फीति के कारण में जाऊं, अगर मैं मुद्रास्फीति के कारण में जाऊं,
अच्छा, मुद्रास्फीति के कारण को बताने से पहले एक काम करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। जरा सोच कर बताओ इस सवाल में कि किसे मुद्रास्फीति का कारण नहीं माना जा सकता। किसे मुद्रास्फीति? एक, अगर हम देखें, सोचना, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, दूसरा मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, तीसरा वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि और चौथा मांग में वृद्धि। एकदम सही। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि नहीं होता, बल्कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है? कम होता है। एकदम सही। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तभी तो मांग बढ़ रहा है। वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि, वस्तु की आपूर्ति बल्कि कम होती है, तो ये भी नहीं होगा। और मांग में वृद्धि, ऑब्वियसली मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा। अब पूछा कौन सा नहीं माना जाता है, तो आंसर क्या होगा? 1 और 3, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मुद्रास्फीति की कोई परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, इस तरह से स्टेटमेंट बना बनाकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सो बी केयरफुल, ठीक है ना। चलिए, अब बात आता है कि मुद्रास्फीति का कारण क्या हो सकता है। अगर हम बात करते हैं मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण क्या कारण हो सकता है मुद्रास्फीति का, तो 2 मुख्य कारण माना जाता है मुद्रास्फीति का। 2 मुख्य कारण क्या है? कॉज क्या है? एक, मांग जनित, जिसको मांग प्रेरित बोलते हैं, मांग जनित नहीं, मांग प्रेरित बोल देते हैं उसको, मांग प्रेरित, जिसको डिमांड पुल कहते हैं, डिमांड पुल। और दूसरा होता है लागत जन्य, जिसको कॉस्ट पुश कहते हैं, कॉस्ट पुश कहते हैं। बहुत अच्छे से समझना, ये पार्ट यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। क्यों, मैं बता दे रहा हूं। 2021 में यूपीएससी ने पीटी पर इस पर सवाल पूछा, 2024 पर इस पर मेंस पर सवाल पूछा है। तो इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है, कि भारत में मुद्रास्फीति के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं, एक मांग प्रेरित और दूसरा लागत जन्य। मांग क्या होता है? मांग प्रेरित, सिंपल, माने वो सभी कारण जिससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए या तरलता बढ़ जाए। तरलता मतलब मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई बढ़ जाए। बाजार में जिन सबसे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, उसको हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लो। और यही 2020 या 21 में यूपीएससी ने पीटी में पूछा भी है, मांग प्रेरित। जैसे अगर मैं पूछूं क्या हो सकता है, तो बताओ जरा, मांग जन्य में क्या क्या हो सकता है मांग प्रेरित में? जैसे सोचो जरा, आरबीआई द्वारा विस्तारित या सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग, मौद्रिक नीति का अनुसरण अगर आरबीआई कर रहा है, अब बताओ, अगर विस्तारित या सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहा है मतलब ब्याज दर को कम कर दे रहा है यानी लोन को सस्ता कर दे रहा है, उधार को सस्ता कर दे रहा है। तो अगर ये उधार को सस्ता कर दे रहा है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति या तरलता बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक जैसे, माने वो सभी कारण, या सरकार क्या कर दे, राजकोषीय प्रोत्साहन की नीति को अपना ले। राजकोषीय प्रोत्साहन का मतलब क्या है? सरकार खूब नगद सब्सिडी दी जा रही है, पीएम किसान योजना से सरकार खूब नगद सब्सिडी बांट रही है, इसको बोलते हैं राजकोषीय प्रोत्साहन, फिस्कल स्टिमुलस। अब ऐसा करेगी सरकार, जब खर्च को बढ़ा देगी, लोगों को ज्यादा सब्सिडी देगी, तो क्या होगा? देखा जाए बाजार में तरलता या मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी, या अगर कह सकते हैं लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाए। क्रय शक्ति क्षमता अगर बढ़ जाए, लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाए, कब बढ़ेगी? जब लोगों के पॉकेट में पैसा होगा, तभी तो क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब मांग बढ़ जाएगा। या वेतन में वृद्धि हो जाए, वेतन बढ़ जाए, मनरेगा का वेतन बढ़ा दिया जाए या वेतन बढ़ा दिया जाए, तो लोगों के पॉकेट में पैसा बढ़ जाएगा।
तो ये वो सब उपाय हैं जिससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, मानी सी बात है कि मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ता है तो मूल्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसको कौन सा मुद्रास्फीति कहा जाता है? मांग प्रेरित। ये सारे कारण मांग प्रेरित है, मांग प्रेरित है सारे। डन। वहीं दूसरा है लागत जन्य, कॉस्ट पुश। लागत का मतलब, जैसे अगर मैं कहूं कि परिवहन महंगा हो जाए, परिवहन महंगा हो जाए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ जाए, कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि हो जाए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि हो जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा जमाखोरी करना शुरू कर दें, काला बाजारी या जमाखोरी करना शुरू कर दें, होर्डिंग करना शुरू कर दें। सोचो ना, सोचो ना। या जो उत्पादन के कारक, कल मैंने पढ़ाया था ना, उत्पादन के कारक क्या है बताओ? किराया बढ़ जाए, किराया बढ़ जाए, मान लो किराया बढ़ जाए, ठीक है, किराया बढ़ जाए, ब्याज बढ़ जाए, ब्याज में वृद्धि हो जाए, ठीक है, ब्याज वृद्धि हो जाए, लोन महंगा हो जाए, तो ये सब क्या करेगा? ये आपका उत्पादन लागत बढ़ा देगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा देगा आपका। और जब उत्पादन लागत बढ़ेगा, समझो ना, जैसे मान लो ये पेन बना रहा हूं, आप ऐसे समझो, तो इसमें मुझे प्लास्टिक चाहिए या अन्य चीजें चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में। अब जरा सोचो, अगर कच्चे माल का दाम बढ़ जाए, प्लास्टिक का मूल्य बढ़ जाए, तो क्या पेन का लागत नहीं बढ़ेगा? छोड़ो, चाय बनाते हैं दूध से, चीनी से, चाय पत्ती से। अगर दूध का, चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो जल्दी से सोच के बताओ, चाय का कीमत बढ़ जाएगा। अब ये क्या है? ये मांग का कारण नहीं है, ये मांग प्रेरित नहीं है, लागत जन्य है, ये लागत जन्य कारण होता है। तो भारत में दो प्रकार के मुख्य कारण देखा गया है देश में, एक मांग प्रेरित और दूसरा लागत जन्य। एकदम एग्जाम के लिए, पहले पीटी के लिए दिमाग में बैठाओ। अब जरा बात को समझना कि आजादी के बाद से अब तक भारत में जो मुद्रास्फीति बढ़ा है, तो उसमें ज्यादातर देखा गया है, ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से देखना कि उसमें 2/3 जो कारण रहा है, कितना? 2/3 मुद्रास्फीति का जो बढ़ने का कारण रहा है वो लागत जन्य ही रहा है। भारत में लागत जन्य मुद्रास्फीति ज्यादा रहा है, 2/3 कारण, ठीक है, और मात्र 1/3 कंट्रीब्यूशन ही किसका होता है? मांग प्रेरित का होता है। तो इसका मतलब है कि भारत में मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो लागत जन्य ही होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, आरबीआई। और आरबीआई अपने मौद्रिक नीति के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। कैसे? या तो सस्ती या महंगी, खासकर जब मुद्रास्फीति होता है तो महंगी मौद्रिक नीति को अपनाता है। क्यों महंगी? ताकि वो ब्याज दर को बढ़ा देगा, लोन महंगा कर देगा, बाजार में तरलता कम हो जाएगी, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी और मूल्य कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आरबीआई जो मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में, मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, ध्यान से समझना इस बात को, यहां से वो केवल देखा जाए, उसका वो केवल देखा जाए तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को ही नियंत्रित कर पाता है। आरबीआई लागत जन्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित ही नहीं कर पाता है। आरबीआई केवल और केवल देखा जाए तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को ही नियंत्रित कर रहा है। और हमारे देश में मुद्रास्फीति का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तो लागत जन्य है। तो क्या आरबीआई की मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में प्रभावी होगी? यही पूछा है 2024 के मेंस में। बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं सरकार और आरबीआई दोनों के प्रयास से हम अपने देश में या देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार को भी राजकोषीय नीति को अपनाकर और राजकोषीय नीति में विभिन्न घटकों को शामिल करके और कहीं ना कहीं आरबीआई के साथ साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास भी करना चाहिए। हालांकि हमारे देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम आरबीआई ही करता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होगी।
एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नहीं बताइए। बिल्कुल, अगर समझ में आ गई है तो आइए देखते हैं जरा, क्या आप लोगों के लिए कुछ सवाल है क्या इस संबंध में। अगर हो तो फिर करते हैं सवाल, नहीं तो हाँ, ये देखिए यूपीएससी ने इस सवाल को पूछा है 2021 में। जरा देने का हल कीजिए, प्रयास कीजिए, इसको हल कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग आधारित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके कारण हो सकती है? सोचो। विस्तारवादी नीति, राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति अनुक्रमण मजदूरी, उच्च क्रय शक्ति और बढ़ती ब्याज दरें। कौन सा बताइए सही है? कौन सा सही है? एकदम सही विस्तारवादी नीति, अभी मैंने बताया, एकदम सही, याद आया आपको? यानी आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग कर रहा है। राजकोषीय प्रोत्साहन भी याद आ गया, याद आया। उच्च क्रय शक्ति क्षमता, ये भी याद आ गया। तो 1 2 4 तो है ही है। 1 2 4 अगर है, 1 2 4 है तो अब और बाकी देखो और क्या है। मुद्रास्फीति अनुक्रमण मजदूरी का मतलब है मुद्रास्फीति को संलग्न करके अगर मजदूरी को बढ़ाया जा रहा है, यानी इन्फ्लेशन का प्रभाव वहां दिखाया जा रहा है। तो जब आप इन्फ्लेशन का प्रभाव करके मजदूरी बढ़ा रहे हैं तो वो मुद्रास्फीति कभी नहीं बढ़ा सकता है। तो ये तो हो गई नहीं, तीन नहीं होगा। यहां से आपका ये तो कट गया। तो आंसर इज ए, क्योंकि बढ़ती ब्याज दर जो है ये लागत जन्य, याद करो, लागत जन्य मुद्रास्फीति है ना, लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो कहीं ना कहीं ये मांग प्रेरित नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर 1 2 और 4। डन, वेरी गुड। वर्तमान में कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? अगर मैं कारकों की बात करूं तो बताइए। ओपेक देश द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कमी, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, देशों में कृषि उत्पादन में वृद्धि, समग्र मांग में वृद्धि और रूस यूक्रेन युद्ध। कौन कौन सा कारण हो सकता है? क्या बात है, एकदम सही। ओपेक देश अगर कच्चे तेल का उत्पादन कम करेंगे तो मानी सी बात है मूल्य बढ़ेगा और लागत जन्य में जाएगा इसका फर्क। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, एकदम सही, क्योंकि सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी ज़्यादा देगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, किसानों के पास, और इससे बाजार में तरलता बढ़ेगा, है ना, एक तरह का राजकोषीय प्रोत्साहन है ये। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, ये तो कभी भी मुद्रास्फीति बढ़ाएगा नहीं बल्कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगा। समग्र मांग में वृद्धि हो गई होगा, और रूस यूक्रेन युद्ध से कई चीज़ों की आपूर्ति बाधित हुई है। तो क्या क्या आंसर होगा? 1 2 4 और 5। 1 2 4 और 5, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मेंस का है, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जरूर तुम लोग लिखोगे। भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है? खाद्य मुद्रास्फीति का मतलब होता है जो खाद्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से, खाद्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से जो मुद्रास्फीति होती है उसको खाद्य मुद्रास्फीति कहते हैं। और खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण एक तो बढ़ती जनसंख्या, उत्पादन में कमी, है ना, जलवायु परिवर्तन, फिर आधारभूत संरचना का भाव, ये सब खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाने के मुख्य कारण है भारत में। ठीक है ना। तो क्या खाद्य मुद्रास्फीति को क्या केवल मौद्रिक नीति से नियंत्रित किया जा सकता है या प्रभावी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, ये तो हमने पढ़ा, क्योंकि भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का अधिकांश कारण लागत जन्य है, 2/3 से भी ज्यादा कारण, और 1/3 केवल मांग जनित है। तो कैसे आरबीआई की मौद्रिक नीति इसमें प्रभावी हो सकती है? ठीक है ना, पूरी तरह। चलिए इसको 150 शब्द में लिखने का प्रयास करेंगे। डन। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति की गणना। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति की गणना। हाँ जी भाई, मुद्रास्फीति की गणना तो कौन करता है? पहला इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पर होती है। किस आधार पर? मासिक आधार पर। और जीडीपी की गणना और आंकड़े तिमाही आधार पर। एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो मुद्रास्फीति की गणना क्या हो रही है? मासिक आधार पर हो रही है। डन। फिर भारत में मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है? तो फिर वही बात कल हमने पढ़ा था, मंत्रालय। मंत्रालय कौन? जल्दी से बताओ। मॉस्पी।
है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, याद आया। फिर विभाग, कौन सा विभाग करता है इसको गणना? सांख्यिकी विभाग, जो इसके अंतर्गत होता है। सांख्यिकी और क्रियान्वयन विभाग, उसमें सांख्यिकी विभाग। और कौन सा कार्यालय करता है? कार्यालय, जल्दी बताओ, कार्यालय कौन? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और उसके अंतर्गत सीएसओ। ठीक है, तो दिमाग में बैठा लो एकदम अच्छे से कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है? मंत्रालय मॉस्पी, मंत्रालय मॉस्पी, विभाग सांख्यिकी विभाग, और कार्यालय कौन? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और किस आधार पर गणना होता है? मासिक आधार पर होता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में बैठाओ, इसको दिमाग में बैठाओ, जल्दी से बैठाओ दिमाग। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर होती है? किस आधार पर होती है? मासिक आधार पर होती है। जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर होती है। फिर मुद्रास्फीति की गणना कौन सा मंत्रालय करता है? मॉस्पी, यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, कौन सा विभाग? स्टैटिस्टिकल, सांख्यिकी विभाग। और कौन सा कार्यालय? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। डन, बहुत बढ़िया। अब बात आता है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर होता है। तो मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए, मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, इंडाइसिस का प्रयोग किया जाता है ना, इंडाइसिस या सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए सूचकांक का प्रयोग होता है। ठीक है ना, मूल्य सूचकांक, जिसको हम कहते हैं मूल्य सूचकांक, प्राइस इंडेक्स, क्या बोलते हैं? प्राइस इंडाइसिस, मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। और वो दो सूचकांक कौन है जो मुद्रास्फीति गणना में मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं? एकदम अच्छे से जानते हो, कौन सा? थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, जिसको कहते हैं WPI, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और दूसरा है CPI, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, फिर से बोल रहा हूं, भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए कौन से दो मुख्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में? हाँ, पीपीआई पर बात चल रहा है, अभी बात करेंगे, पीपीआई पर बात चल रहा है, लेकिन अभी उस पर बात चल रहा है, अभी हमें लागू नहीं है। अभी वर्तमान में क्या क्या है? थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI। ठीक है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डन, दो मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता हूं WPI, किसकी बात करता हूं? WPI, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। WPI CPI बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर WPI इस बार के लिए, क्योंकि WPI को जल्द ही PPI से बदलने की बात चल रही है। WPI को बहुत जल्द ही किससे? PPI से बदलने की बात चल रही है। इसीलिए कह रहा हूं कि WPI को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। ठीक है ना, पहला बात, WPI के बारे में बात करते हैं तो इसकी गणना अगर बात करते हैं, जल्दी बताओ, गणना मासिक आधार पर होता है। गणना किस आधार पर होता है? इसकी मासिक आधार पर होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर बात करते हैं कि इसकी गणना कौन करता है, तो इसकी गणना कौन करता है? NSO। मंत्रालय कौन? बताओ, मंत्रालय कौन? मॉस्पी, मंत्रालय कौन? मॉस्पी। ठीक है, लेकिन ध्यान दो कि इसके जो आंकड़े जारी करने का काम करता है, आंकड़े जारी अगर बात करते हैं
तो आंकड़े जारी इसका कौन करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय। आर्थिक सलाहकार कार्यालय, सलाहकार कार्यालय करता है। और आर्थिक सलाहकार कार्यालय किस मंत्रालय में आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, याद रखना है इसको। किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? तो याद रखना है, इसकी गणना एनएसओ करता है, मंत्रालय मॉस्पी, लेकिन इसके आंकड़े जारी करने का काम जो है आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है। और उसमें मंत्रालय कौन है? वाणिज्य एवं माने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। एक्चुअली वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की बात करते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तो उसके अंतर्गत एक विभाग भी है जिसका नाम है DPIIT, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। और DPIIT के अंतर्गत ही एक कार्यालय है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। ठीक है ना? तो इसको याद रखना है कि अगर मंत्रालय पूछे या विभाग पूछे या कार्यालय पूछे तो तीनों आपको पता होना चाहिए। WPI के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि WPI में केवल वस्तु को शामिल किया जाता है। किसको? केवल वस्तु को शामिल किया जाता है। और किसको नहीं किया जाता है? सेवाओं को, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है ना? WPI में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि WPI का मतलब होता है कि वह मूल्य जिसमें थोक विक्रेता वस्तु का विक्रय करता है, भले वो खुदरा विक्रेता को करे या डायरेक्ट उपभोक्ता को करे, यानी रिटेलर को करे या डायरेक्ट कंज्यूमर को करे। तो कहीं ना कहीं सेवा में थोक विक्रेता नहीं होता है। सेवा तो डायरेक्ट उत्पादक जो है, प्रोड्यूसर है, वो कंज्यूमर को बेच देता है सेवा के मामले में, सर्विस के मामले में। लेकिन अगर हम वस्तु के मामले में बात करें तो वहां थोक विक्रेता हो सकता है। तो हम होलसेल के दृष्टिकोण, होलसेलर जो होता है उसके दृष्टिकोण से हम लोग थोक मूल्य सूचकांक की गणना करते हैं। इसीलिए थोक मूल्य सूचकांक में WPI में केवल वस्तु को शामिल किया जाता है। क्या शामिल नहीं होगा? सेवा शामिल नहीं होगा। डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस बात को, अगर WPI मैं यहां रख रहा हूं WPI के बारे में, कि WPI में 697 वस्तु, उसका जो बास्केट है उसमें 697 वस्तु को शामिल किया जाता है। याद रखना कि WPI बास्केट में 697 वस्तु को शामिल किया जाता है। डन। और WPI का गणना का जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है। अभी आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। और जल्द ही 2026 में इसके आधार वर्ष को बदल करके 2022-23 किया जा सकता है। 22-23 किया जाएगा, इसके आधार वर्ष को बदला जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आधार वर्ष 2011-12 है। डन। अब WPI में कितनी वस्तुएं शामिल है? 697 वस्तुएं शामिल है, 697। और ये 697 में 3 घटक शामिल है, यानी 3 कंपोनेंट है, 3 घटक है जिससे WPI बनता है। जो वस्तुएं इसमें 697 शामिल है, 3 प्रकार की वस्तुएं हैं। क्या क्या? एक प्राथमिक वस्तु शामिल है, प्राथमिक जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, और प्राथमिक में दोनों होती हैं, खाद्य भी, फूड भी, और गैर खाद्य भी होती है। गैर खाद्य भी, तेल, कंघी, ये सब है ना, नॉन फूड आइटम। अब प्राथमिक वस्तु की बात करें, हम लोग यहां पर प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक में 117 वस्तु शामिल है। वस्तुओं की संख्या कितनी? 117। और इसका अगर हम भारांश देखें तो ये लगभग 22% है। 22.26 या समथिंग है, 62, उसको नहीं ध्यान में रखना, लगभग 22% है, दिमाग में बैठाना, जिसको हम लोग गणना PN/P0 गुणे 100 से करते हैं। PN मतलब चालू मूल्य, अभी वर्तमान में कितना मूल्य, और P0 मतलब आधार वर्ष में क्या मूल्य है, क्योंकि हम आधार वर्ष यहाँ 2011-12 मानते हैं। ठीक है ना?
और जबकि दूसरी वस्तु इसमें क्या होती है, ईंधन। ईंधन का मतलब फ्यूल होता है दूसरा, और फ्यूल में देखा जाए तो इसमें 16 वस्तु शामिल है और इसका जो भारांश है वो लगभग 13% है, लगभग 13% है। और सबसे ज्यादा इसमें विनिर्मित वस्तु शामिल है। मैन्युफैक्चर्ड आइटम सबसे ज्यादा 564 वस्तुएं शामिल हैं और लगभग 64 से 65% इसका भारांश होता है, 64 से 65% भारांश। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिमाग में बैठा लो WPI बास्केट को लेकर तीन बातें। एक, WPI में केवल वस्तु शामिल है। दूसरा, WPI में कुल 697 वस्तु शामिल है, थोड़ा फैक्चुअल है, याद करना है, और मुद्रास्फीति में फैक्चुअल ही ज़्यादा है। और तीसरा, WPI जो बास्केट में 697, उसमें तीन कंपोनेंट, तीन घटक हैं, प्राथमिक, ईंधन और विनिर्मित। प्राथमिक में 117 और उसका भारांश कितना है, 22%। ईंधन यानी फ्यूल 16 वस्तु और भारांश उसका 13, और विनिर्मित 564 वस्तु और जिसका भारांश 64। यानी अगर मैं क्रम से सजाने के लिए कहूं, अगर मैं बोलूं क्रम से सजाओ, तो सबसे पहले कौन होगा, विनिर्मित वस्तु, ज्यादा भी है और भारांश भी। उसके बाद कौन होगा, प्राथमिक, प्राथमिक, और थर्ड में कौन होगा, ईंधन। अगर मैं घटते क्रम में बात करूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करूं, यानी पहले मैन्युफैक्चर्ड, देन प्राइमरी और देन फ्यूल होगा। ठीक है ना। तो ये कौन हुआ, किसके बारे में हमने बात किया, हमने बात किया WPI के बारे में, WPI के बारे में। तो WPI में देखा जाए तो खाद्य वस्तुओं का भारांश बहुत कम है। फूड आइटम देखा जाए तो इसमें उतना भारांश उतना नहीं है जितना कि हम इसको CPI में देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट WPI। पहले एक बार WPI पर नजर डालो, जल्दी से नजर डालो, जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इसको याद करो, जल्दी से याद करो, जल्दी से जल्दी से। डन, जल्दी 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 जल्दी। देखते रहिए, देखते, फटाफट देखिए। डन, चलो मैं हटा रहा हूं, बताओ आराम से मेरे साथ साथ। नंबर 1, WPI की गणना किस आधार पर, मासिक आधार पर। WPI की गणना कौन करता है, NSO, मंत्रालय, मॉस्पी। WPI के आंकड़े कौन जारी करता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, मंत्रालय, मंत्रालय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। अच्छा, WPI का आधार वर्ष क्या है गणना का, 2011-12। हमने आधार वर्ष को GDP में समझा। गणना का आधार वर्ष क्या है, 2011-12। और क्या नया हो सकता है, 2022-23। डन। फिर WPI की बात करें तो WPI में वस्तु और सेवा दोनों शामिल हैं केवल वस्तु शामिल होती है। अच्छा, WPI में एक बास्केट में कितनी वस्तुएं हैं, 697। अच्छा, कितने घटक हैं इसमें, 3 घटक है। प्राथमिक, आराम से आराम से, 117 वस्तु और भारांश बताओ, 22%, एकदम सही। ईंधन 16 वस्तु, भारांश बताओ 13%। तीसरा तीसरा विनिर्मित, एकदम सही, वस्तु 564 और भारांश लगभग 64 से 65। तो भारांश के क्रम में अगर बोलूं तो सबसे पहले कौन होगा, विनिर्मित, घटते क्रम में, नीचे, उसके नीचे प्राथमिक, और फिर सबसे कम ईंधन। क्या बात है, क्या बात है। चलो ऐसा है तो एक काम करो, जल्दी से एक सवाल मैं WPI पर दे रहा हूं। बताओ जरा, थोक मूल्य सूचकांक WPI में शामिल घटकों को भारांश के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। क्या क्या बोल रहे हो, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सही बोल रहे हो, 3, 2, 1, क्या होगा, 3, 2, 1 इज द करेक्ट आंसर। एक बढ़ते क्रम पूछा है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ तो,
हाल ही में सरकार, अच्छा ये तो सीपीआई के बारे में, सीपीआई के बारे में, एक मिनट। देख रहे हैं कोई अच्छा कोई क्वेश्चन मिल जाए। ये बताओ, निम्न कथनों पर विचार करो। भारत में मुद्रास्फीति की गणना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना तिमाही आधार पर होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। क्या बात है, क्या बात है, दोनों कथन गलत है, क्योंकि एनएसओ मंत्रालय मॉस्पी और गणना मासिक आधार पर, तो दोनों कथन गलत है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है बाबू, सही है, आप लोग तो तुम सही जा रहे हो। ये बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन एक, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष परिवर्तित करके 2022-23 होगा। कथन दो, थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े तिमाही आधार पर आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। कथन तीन, थोक मूल्य सूचकांक में सबसे कम भारांश विनिर्मित वस्तुओं का है। उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? कथन केवल एक कथन, केवल दो कथन, केवल तीन कथन और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सही है, आधार वर्ष परिवर्तित करके ये हो जाएगा। ये गलत है, मासिक आधार पर। और सबसे बड़ा बात है कि ये तो ठीक है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है। थोक जहाँ सबसे कम भारांश किसका? ईंधन का है। तो क्या आंसर होगा? आंसर ए केवल एक कथन इज करेक्ट, एक केवल एक कथन। क्या बात है। अब बात करते हैं दूसरा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के बारे में बात करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। मानी सी बात है, इसको उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, इसीलिए इसको खुदरा, इसको रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, खुदरा मुद्रास्फीति भी कहते हैं, खुदरा मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये उपभोक्ता के दृष्टिकोण से निकाला जाता है, कंज्यूमर के दृष्टिकोण से। यानी उपभोक्ता जिस मूल्य पर वस्तु और सेवा का क्रय करता है, वस्तु का भी क्रय कर सकता है, सेवा का भी क्रय कर सकता है, खरीदता है वो, भले वो उत्पादक से खरीदे, किसी से भी खरीदे, रिटेलर से खरीदे, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको उसके मूल्य में जो उतार चढ़ाव होता है उसको मापने के लिए सीपीआई का प्रयोग करते हैं, उपभोक्ता मूल्य। यानी उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से? उपभोक्ता के लिए। डन। अब बात कर रहे हैं सीपीआई के बारे में, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब यहां समझ में आ गया कि इसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल है, वस्तु और सेवा दोनों शामिल है, नंबर 1 पॉइंट। जबकि डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तु। डन। अच्छा, इसकी गणना का आधार वर्ष क्या है? 2012। वर्तमान में इसकी गणना का आधार वर्ष क्या है? 2012। और जल्द ही इसका अगले साल आधार वर्ष बदलकर क्या कर दिया जाएगा? 2024। क्या कर दिया जाएगा? 2024 कर दिया जाएगा। डन। अच्छा, इसकी गणना किस आधार पर होती है? किस आधार पर? मासिक आधार पर, मासिक आधार पर गणना होती है। कौन करता है और कौन इसके आंकड़े जारी करता है? एक ही, कौन? एनएसओ। और मंत्रालय कौन? मॉस्पी। माने इसकी गणना और इसके आंकड़े जारी करने दोनों का काम कौन करता है? एनएसओ और मॉस्पी। माने मंत्रालय मॉस्पी और कार्यालय एनएसओ और विभाग सांख्यिकी। डन। समझ में आ रहा है? अब जरा बात को समझना। अगर मैं कहूं कि सीपीआई में क्या वस्तु और सेवा तो शामिल है, तो सीपीआई में जो घटक अगर मानते हैं कि जो इसमें वस्तु और सेवा शामिल किया गया है, ध्यान से समझना, यहां पर अगर देखा जाए सबसे ज्यादा भारांश, सबसे ज्यादा भारांश अगर बात करें तो किसका है? तो खाद्य एवं पेय पदार्थ का, खाद्य एवं पेय पदार्थ का है। याद रखना, लगभग 46% है, 45.9 है, यानी 46% है। यानी फूड एंड बेवरेज की बात करें, खाद्य एवं पेय पदार्थ का, तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की बात करें तो सबसे ज्यादा भारांश देखा जाए तो वो कहां पर है? सीपीआई में। इसीलिए तो सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं,
तो हमारा जीवन जो है, आम जनजीवन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो WPI नहीं बल्कि CPI से प्रभावित होता है, CPI से प्रभावित होता है। डन। और सबसे बड़ी बात है, CPI में आयातित वस्तुओं को भी शामिल करते हैं, इंपोर्टेड वस्तु। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता है भाई, कंज्यूमर। कंज्यूमर जरूरी है, अपने देश की वस्तु वो तो बाहर से भी मंगा सकता है उपभोग करने के लिए। तो CPI में आयातित वस्तु और सेवा को भी शामिल कर सकते हैं। डन। डन। अभी इतना में CPI हुआ नहीं है साहब, इतना CPI तो पहले आपको याद रखना होगा। जैसे नंबर 1, CPI में वस्तु और सेवा दोनों शामिल है। नंबर 2, CPI का आधार वर्ष क्या है गणना का? 2012 है। नंबर 3, CPI की गणना मासिक आधार पर, और CPI की गणना कौन मंत्रालय कर रहा है? मॉस्पी, और आंकड़े वही मॉस्पी और NSO कार्यालय। सबसे बड़ी बात है, CPI में किन वस्तु एवं सेवाओं का भारांश सबसे ज्यादा होता है? खाद्य एवं पेय पदार्थ का, यानी फूड एंड बेवरेज का सबसे ज्यादा भारांश इसमें होता है। और CPI में आयातित वस्तु और सेवा को शामिल करते हैं क्योंकि ये उपभोक्ता के दृष्टिकोण से निकाला जाता है। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर। अब बात और इसमें समझो, CPI की बात करते हैं तो CPI में और 4 सूचकांक होते हैं। CPI में कितने सूचकांक? CPI में और 4 सूचकांक शामिल होते हैं। कैसे? जरा समझते हैं CPI के सूचकांक को। अगर हम देखें तो CPI के सूचकांक बहुत ध्यान से, यहां से UPSC 2015 में पूछा है और अब फिर पूछेगा, ठीक है ना, फिर पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। CPI के सूचकांक की बात करते हैं तो CPI के 4 मुख्य सूचकांक है। क्या? CPI IW। IW का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिक। औद्योगिक श्रमिक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर। IW का मतलब, I मतलब इंडस्ट्रियल और W मतलब वर्कर, औद्योगिक श्रमिक। ठीक है। फिर एक होता है CPI AL। AL का मतलब होता है एग्रीकल्चर लेबर, यानी कृषि श्रमिक। कृषि श्रमिक जनरली मनरेगा का वेतन देने में इसका प्रयोग करते हैं। फिर केंद्रीय कर्मचारियों के अगर महंगाई भत्ता बढ़ाना है, डियरनेस अलाउंसेस बढ़ाना है, तो CPI IW का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? महंगाई भत्ते। केंद्रीय, जब आप IAS बनेंगे तो आपको महंगाई भत्ता देगी सरकार, जो साल में 2 बार बढ़ेगा, डियरनेस अलाउंसेस, वो CPI IW से गणना होता है। जबकि देखा जाए मनरेगा की बात करें, मनरेगा के श्रमिक का जो है वेतन, वो उसमें CPI AL का प्रयोग करते हैं। फिर एक होता है CPI RL। RL का मतलब होता है, R मतलब रूरल और L मतलब लेबर, यानी ग्रामीण श्रमिक। ग्रामीण श्रमिक। CPI तो जानते ही हो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और एक होता है CPI R+U कंबाइंड। कंबाइंड मतलब संयुक्त, संयुक्त होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? ग्रामीण और शहरी संयुक्त। ग्रामीण और शहरी संयुक्त दोनों को मिला करके। ठीक है, CPI R+U। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? हेडलाइन भी कहा जाता है। याद करो, हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने करंट अफेयर में बताया भी है कि ये करंट अफेयर की क्लास अगर आप देख रहे होंगे जो आपको फ्री में मिल रही है, प्लीज़ को देखिए। हर फ्राइडे शाम 8 बजे PW ओनली IAS हिंदी में आपको मिलेगा, और हर फ्राइडे रात 8 बजे मैं बता रहा हूँ। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति CPI R+U को कहा जाता है। डन। अब जरा ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता हूं ये 4 सूचकांक है CPI के, तो बात है किसकी गणना कौन करता है? गणना कौन करता है? गणना के बारे में बात करें तो CPI IW की गणना कौन करता है? गणना NSO करता है, यानी मंत्रालय कौन है? मॉस्पी है। CPI AL गणना कौन कर रहा है? NSO। मंत्रालय कौन है? मॉस्पी। CPI RL गणना कौन कर रहा है? वही NSO। मंत्रालय कौन होगा? मॉस्पी। लिख रहे हो ना, मॉस्पी। CPI R+U गणना कौन कर रहा है? NSO। मंत्रालय कौन होगा? मॉस्पी। लेकिन अगर बात करेंगे कि
इसके आंकड़े कौन जारी कर रहा है, आंकड़े जारी करने वाला कौन होगा। और यहां पर लिख लेते हैं आधार वर्ष, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार वर्ष क्या होगा, ठीक है, बात को समझना। आंकड़े जारी करने की बात करेंगे तो याद रखना इसको श्रम मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। श्रम ब्यूरो और मंत्रालय पूछेगा तो श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, ठीक है। जबकि इसको भी कौन करेगा, श्रम मंत्रालय करता है, कौन, CPIAL। जबकि इसको भी कौन कर रहा है, श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, ठीक है, CPIRL। लेकिन CPIR+U की बात करेंगे तो इसके आंकड़े कौन जारी करेगा, वही NSO, और मंत्रालय कौन, MOSPI। याद रखना इसको भी कौन कर रहा है, श्रम ब्यूरो, श्रम ब्यूरो। इसको भी कौन कर रहा है, RL को भी श्रम ब्यूरो कर रहा है। और यही 2015 में UPSC ने पूछा CPIL के आंकड़े कौन जारी करता है। आधार वर्ष की बात करेंगे तो CPIIW का आधार वर्ष 2016 है। CPIAL अब इसका आधार वर्ष चेंज कर दिया गया, 2019 कर दिया गया। RL का भी आधार वर्ष बदल करके 19 कर दिया गया। और CPIR+U का आधार वर्ष अभी क्या है, 2012, जो भविष्य में यानी 2026 में बदल कर 2024 हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। तो ये टेबल को तो उतार लो और याद कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से 1 मिनट दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको माने उतार लेना। अभी स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से याद करो, अभी लिखने के टाइम में बहुत टाइम बर्बाद होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक सवाल एक्सपेक्ट कर लो कि पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। जल्दी से याद करो, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो। डन, याद करे तुम लोग, भाई इतने इंटेलिजेंट हो, तुम लोगों को टाइम लगता है क्या। चलो ऐसे नहीं साहब। अच्छा पहले ऐसे सिंपल सिंपल पूछते हैं। बताओ CPI की गणना कौन करता है, NSO। किस आधार पर, मासिक आधार पर। आधार वर्ष 2012, क्या नया आधार वर्ष होगा, 2024। CPI में केवल वस्तु शामिल होगा, नहीं वस्तु और सेवा दोनों। अच्छा CPI में क्या आयातित वस्तुएं शामिल होगी, वस्तु और सेवा, हाँ बिल्कुल होगा, खुदरा मुद्रास्फीति इसीलिए इसको कहा जाता है। अच्छा CPI में सबसे ज्यादा भारांश किसका होता है, खाद्य और पेय पदार्थ का, लगभग 46%, है ना। ऐसे नहीं, थोड़ा सा घुमाते हैं। ये बताओ कि WPI और CPI, WPI में वस्तु और सेवा दोनों शामिल होगा केवल वस्तु, CPI में वस्तु और सेवा दोनों, ठीक ठीक ठीक। अच्छा WPI में का आधार वर्ष क्या है, 2011-12। नया आधार वर्ष क्या होगा, 2022-23। CPI का आधार वर्ष क्या है, 2012। नया आधार वर्ष बताओ, 2024, ठीक है। WPI में सबसे ज्यादा भारांश किसका है, विनिर्मित वस्तु का। CPI में सबसे ज्यादा भारांश किसका है, खाद्य एवं पेय पदार्थ का, फूड एंड बेवरेज का, लगभग 46%, लगभग 46%। वेरी गुड। अच्छा बताओ CPI में कितने सूचकांक हैं, 4, एकदम सही। कौन कौन से, जल्दी बताओ। CPIIW, AL, RL और रूरल और अर्बन कंबाइन, एकदम सही। अच्छा बताओ CPIIW का गणना कौन करता है, NSO। अच्छा आंकड़े कौन जारी करता है, श्रम ब्यूरो। अच्छा इसका आधार वर्ष क्या है, 2016, ठीक है। CPIRL, रूरल लेबर, गणना कौन, मंत्रालय, मंत्रालय बताओ सर, मॉस्पी। अच्छा बताओ आधार वर्ष क्या है, 2019, पहले 1986-87 था, 1986-87, अब 2019। इसके आंकड़े कौन जारी करता है, सर श्रम ब्यूरो। मंत्रालय, मंत्रालय बताओ, श्रम मंत्रालय। CPIRL, गणना मॉस्पी, आंकड़े जारी श्रम मंत्रालय, और 2019 का आधार वर्ष। नेक्स्ट CPIR+U, गणना मॉस्पी, आंकड़े जारी मॉस्पी, श्रम ब्यूरो नहीं, मॉस्पी, और आधार वर्ष 2012,
और नया आधार वर्ष 2024। अच्छा बताओ, इनमें से कौन सूचकांक है जिसका प्रयोग डियरनेस अलाउंसेस या महंगाई भत्ते के गणना में किया जाता है? CPI IW। अच्छा, कौन मनरेगा के वेतन में प्रयोग होता है बढ़ाने में? CPI RL? नहीं नहीं नहीं, AL एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है ना, वेरी गुड। आओ कुछ सवाल हल करें, ठीक है। उससे पहले एक और सूचकांक पढ़ ले, फिर सवाल हल करेंगे, तब ज़्यादा अच्छा मजा आएगा कि सवाल हल करें। अच्छा ठीक है, चलो भाई, मन में सवाल ही आ रहा है कि सर पहले सवाल हल करवाइए। चलो ये सवाल लो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर को स्पष्ट करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12, जबकि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012। नाम से पता लग रहा है पहले ही गलत है सर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक सदैव अधिक होता है। एकदम नहीं, हमेशा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ही ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। और ऐसा सदैव होता है ऐसा तो नहीं है, कभी दोनों में जो भी आएगा, सदैव कभी कुछ नहीं। थोक मूल्य सूचकांक में वस्तु एवं सेवाओं दोनों को शामिल करते हैं, जबकि उपभोक्ता सूचकांक में केवल वस्तु। ठीक उल्टा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में खाद्य वस्तु का भारांश थोक मूल्य सूचकांक में कम होता है। आई शाबाश, सही है, ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI संख्या को जारी करता है? A RBI, B आर्थिक मामलों का विभाग, C श्रम ब्यूरो और D कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। अरे पूरा क्वेश्चन तो बोलने दो। हाँ ठीक है, श्रम ब्यूरो। मंत्रालय कौन बताओ? श्रम मंत्रालय। आधार वर्ष बताओ 2016। क्या बात है, सब रटे बैठे हो ना, रट गए। ये बताओ, निम्न कथनों पर विचार करो। कथन 1, उपभोक्ता कीमत सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भारांश सही है ना, भारांश थोक कीमत सूचकांक की तुलना में अधिक होता है। WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को ग्रहण नहीं करता जो CPI करता है। कथन 3, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के मुख्य माप के रूप में तथा प्रमुखत नीतिगत दरों पर निर्णय लेने के लिए अब WPI को अपनाया है। ठीक है, ये पूछा है 2020 का UPSC का सवाल। क्या बात है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि CPI को अपनाया है। WPI को पहले था, 2012 से CPI है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2। ये बताओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन 1, CPI में वस्तु एवं सेवाओं दोनों को, जबकि WPI में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। कथन 2, खाद्य मुद्रास्फीति CPI की तुलना में WPI में बेहतर ढंग से परिलक्षित होती है। ये तो सही है, ये गलत है क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति CPI में ज्यादा अच्छा परिलक्षित होता है, क्योंकि खाद्य वस्तु का भारांश CPI में ज्यादा है। ये बताओ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन 1, यह उपभोक्ता द्वारा वस्तु एवं सेवाओं के भुगतान की गई कीमतों को परिवर्तन को मापता है। इसकी माप सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा की जाती है। उसका आधार वर्ष 2012 है और CPI में भोजन और पेय पदार्थों का भारांश लगभग 45% है। कितने कथन सही है? पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो आंसर क्या होगा? सभी तीनों कथन सही है। शाबाश। ये बताओ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन 1, CPI में केवल वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं। ये तो सही है, आयातित। यहां पर वस्तु और सेवा दोनों होगा, तो आंसर क्या होगा? B केवल 2। ठीक है, शाबाश। अब बात आ रहा है, अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं। थोड़ा सा बात आप दिमाग में रख लो PPI को लेकर के, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लेकर के, उत्पादक मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक। अब इस पर बात चल रहा है, चर्चा चल रहा है। आपको बस दिमाग में 2-3 बातें रखनी है। पहला बात, इससे संबंधित 2 समिति का नाम याद रखना। BN गोलदार समिति, BN गोलदार समिति, उन्होंने भी PPI का सुझाव दिया। और एक रमेश चंद्र समिति, रमेश चंद्र समिति, इन्होंने भी PPI का सुझाव दिया है। और आज वर्तमान में अमेरिका जैसे तमाम कई विकसित देश PPI का प्रयोग कर रहे हैं। भारत अभी इसका प्रयोग नहीं कर रहा है। आखिरकार PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। आखिरकार ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है क्या?
आप समझना, WPI केवल वस्तु को शामिल करता है, सेवाओं को नहीं। और GDP में लगभग देखा जाए लगभग 55 से 60% भारांश सेवाओं का है, जो WPI परिलक्षित ही नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं सेवाओं को न शामिल करना WPI की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सही ढंग से WPI मुद्रास्फीति को व्यक्त ही नहीं कर पाता है। इसीलिए अन्य देशों को ध्यान में रख करके जहां पर प्रयोग किया जा रहा है PPI और CPI का, तो सरकार भी चाहती है कि WPI के स्थान पर अब PPI को लागू करें। क्यों? क्योंकि PPI मतलब होता है उत्पादक के दृष्टिकोण से, और उत्पादक तो वस्तु और सेवा दोनों का उत्पादन कर सकता है। तो वहां अगर मूल्य में कोई कीमत में परिवर्तन होगा तो उसको जो मापने का सूचकांक होगा उसको PPI कहा जाएगा। तो PPI वस्तु और सेवा दोनों को शामिल करेगा, जैसा WPI केवल वस्तु को शामिल कर रहा है। इसीलिए WPI की तुलना में PPI ज़्यादा बेहतर माना जा रहा है। तो बोलोगे सर CPI में वस्तु और सेवा शामिल है, फिर CPI ले लो केवल। लेकिन CPI उपभोक्ता के दृष्टिकोण से निकाला जा रहा है और ये उत्पादक के दृष्टिकोण से PPI होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें उत्पादक के दृष्टिकोण से फैक्ट्री मूल्य में भी वस्तु को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए PPI पर चर्चा चल रहा है। बस इतना ध्यान में रखना कि WPI के स्थान पर इसको लाने का प्रयास किया जा रहा है, और अभी इस पर अभी बहुत कुछ आना बाकी है। ठीक है ना, बहुत कुछ अभी बाकी है। जब जैसे आएगा, जैसा न्यूज़ होगा, उस हिसाब से इसको अपडेट करना। ठीक है ना। लेकिन ये दो समिति का नाम याद रखना, BN गोलदार समिति और रमेश चंद्र समिति, जो PPI पर है। ठीक है, तो ये हो गए सूचकांक पर बात कर ले, और मुद्रास्फीति की गणना पर हमने बात कर लिया। हमने मुद्रास्फीति की गणना और सूचकांक पर बात कर लिया। तो इसके बारे में इसके बाद हम लोग इसके बाद मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को समझते हैं। ठीक है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक के बाद में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग को समझते हैं। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अगर बोलेंगे इसको तो कहेंगे हिंदी में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। ठीक है, इस पर भी मैंने करंट पर बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ को देखिए। लेकिन यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ ताकि दिमाग में रहे बहुत अच्छे से। अगर मैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करता हूँ तो ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट कि RBI और सरकार के बीच में एक समझौता हुआ जिसको मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहा गया, MPFA मॉनेटरी पॉलिसी। 2015 में ये समझौता हुआ, 2015 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता 2015 में हुआ, किस किस के बीच में? RBI और सरकार के बीच में, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, मैं कोशिश करूंगा कि एक पेज में ये समझा पाऊं। अब इस समझौते के अनुसार क्या हुआ, RBI अधिनियम 1934 में संशोधन करके इसमें 2 धारा जोड़ा गया, 2 सेक्शन जोड़ा गया। एक 45ZA को जोड़ा गया और दूसरा 45ZB को जोड़ा गया। 45ZA बताता है, ध्यान से समझना, 45ZA जो है ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की बात करता है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण मतलब क्या है? मतलब देश में मुद्रास्फीति की दर कितनी होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। 0 क्यों नहीं होनी चाहिए इसका भी जवाब मैं दूंगा। लेकिन मुद्रास्फीति की दर कितनी होनी चाहिए जिसको सामान्य दर माना जाएगा, तो ये निर्धारित करने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार ये निर्धारित करेगी कि मुद्रास्फीति का दर कितना होना चाहिए देश में, और कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार ये निर्धारित करेगी। किसके परामर्श से? RBI गवर्नर के परामर्श से। RBI गवर्नर के परामर्श से, इसमें RBI गवर्नर का परामर्श लिया जाएगा।
और हर 5 वर्ष के लिए। जैसे अभी जो चल रहा है वो 2021 से 2026 तक के लिए सरकार जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रेखा रखी है वो रखी है 4 ± 200 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट मतलब आधार अंक। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% होता है। इसको लिख सकते हैं 4 ± 2%। मतलब कि हमारे देश में मुद्रास्फीति जो लक्ष्यीकरण है वो कैसा लिया जाता है, वो फ्लेक्सिबल लिया गया है। फिक्स नहीं लिया गया, फ्लेक्सिबल लिया गया। फ्लेक्सिबल का मतलब जहां ऊपर और नीचे दोनों की सीमा तय की गई है कि निचला स्तर क्या होगा और ऊपरी सीमा क्या होगा। इसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है, फिक्स नहीं। तो कितना है 4 ± 2 का मतलब ऊपर की सीमा कितनी है, ऊपर की सीमा 6%, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और नीचे की सीमा 2%, यानी 2% से कम नहीं होना चाहिए। और कोशिश करना है कि इसको कहां रखा जाए, इसको 4% में रखा जाए, यानी 4 ± 2%, 6% और 2% के बीच में रखा जाए। इसको कहा गया मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। डन। अब 45Z भी जो है ये मुद्रास्फीति को नियंत्रण की बात करता है, यानी ये बात करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मुद्रास्फीति को देश में नियंत्रित करने का काम करेगा, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। अब मौद्रिक नीति समिति जो है इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष के साथ साथ, अध्यक्ष समेत, जिसमें 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य इसमें किसके होते हैं, सरकार के होते हैं। और इसका चेयरमैन खुद आरबीआई गवर्नर होता है, जिसके पास 2 वोट होते हैं, 2 मत होते हैं, एक गवर्नर होने के नाते, सदस्य होने के नाते, और एक अध्यक्ष होने के नाते। तो कुल इसमें 6 सदस्य होते हैं। और ये मौद्रिक नीति समिति जो है ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम मुख्य रूप से आरबीआई, क्योंकि अध्यक्ष तो आरबीआई गवर्नर है, ठीक है ना। अब बड़े माने ध्यान से इस बात को ध्यान से समझना। फिर से एक बार बोल रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, देन बात करते हैं। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, ठीक है। तो 2015 में आरबीआई और सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिसको मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहा गया। अब इस समझौते के अनुसार आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके 2 धारा जोड़े गए, 45ZA और 45ZB। ZA जो है 45ZA ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की बात करता है, यानी देश में मुद्रास्फीति की दर कितनी होनी चाहिए। ये कौन तय करेगा, सरकार तय करेगी। किसके परामर्श से करेगी, आरबीआई गवर्नर के परामर्श से, हर 5 वर्ष के लिए। और इसमें क्या टारगेट रखा जाएगा, फिक्स्ड की फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। डन। और सबसे बड़ी बात है कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में किसका प्रयोग, कौन से सूचकांक का प्रयोग किया जाएगा, याद रखना CPI R+U का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए तो CPI R+U को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति, क्योंकि इसमें CPI R+U का प्रयोग हो रहा है, कंबाइन, ठीक है, जिसका आधार वर्ष 2012 है। और यहां हम क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल। तो 5 वर्ष के लिए, अभी 2021 से 26 के लिए 4 ± 2 को रखा गया। अब 26 नेक्स्ट ईयर डिसाइड होगा, तो ये बहुत चर्चा में रहने वाला है। तो 4 ± 2 का मतलब है निचला दर, निचला स्तर 2% और अधिकतम दर 6% होगा, ठीक है। इसको बेसिस पॉइंट भी कहा जाता है। 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। और ये सरकार आरबीआई गवर्नर के परामर्श से करती है। जबकि 45ZB जो है वो मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करता है, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगा, जहां अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है। टोटल 6 सदस्य होंगे, अध्यक्ष समेत 3 आरबीआई के सदस्य और 3 सरकार के, ठीक है। तो ये है। अब यहां नियंत्रण करने का काम कौन कर रहा है, आरबीआई गवर्नर। डन, आरबीआई करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आरबीआई यदि लगातार 3 तिमाही, समझना, लगातार 3 तिमाही यानी 9 महीने लगातार मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो उसको लिखित में, एज पर एग्रीमेंट, उसको लिखित में सरकार को देना पड़ेगा कारण क्यों नहीं कर पा रहा है और वो कौन से उपाय हैं जिससे वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगा। डन।
तो ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को ध्यान में रखना है, क्योंकि 2026 से 31 अब अगले साल फिर 5 साल के लिए निर्धारित करना है। और इसके संबंध में आरबीआई ने 3-4 सवाल पूछे हुए हैं, जैसे क्या हमें अब सीपीआई R+U को ही प्रयोग करना चाहिए कि बदल देना चाहिए। फिर हमें मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में अभी क्या 4% को ही लेना चाहिए कि इसको बदलना चाहिए, +-2 रखना चाहिए कि 1% से ही काम चलेगा, +-1% करें या 3% करें, ठीक है, उसको बदलने की जरूरत है। तो और फिर हम हेडलाइन में जाएं, सीपीआई R+U को ले कि कोर मुद्रास्फीति को ले, कोर इन्फ्लेशन को ले। तो इस संबंध में 4-5 सवाल आरबीआई ने पूछे हुए, जिसके आधार पर अगले साल आरबीआई तय करेगी, ठीक है ना, तय करेगा। कौन? सरकार तय करेगी कि मुद्रास्फीति नया लक्ष्यीकरण, उम्मीद है यही 4+2 -2 होने वाला है, और सीपीआई R+U को ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण टॉपिक है, इसको दिमाग में बैठाओ, ठीक है। डन, दिमाग में बैठ गया। अगर ये दिमाग में बैठ गया है तो मैं चाह रहा था कि अगर कोई सवाल है तो इससे संबंधित कोई एक सवाल हम लोग हल करें। आरबीआई के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन 1, सरकार के परामर्श से आरबीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करती है। कथन 2, यदि औसत मुद्रास्फीति लगातार 2 तिमाही के लिए ऊपरी सहनशीलता स्तर से अधिक रहती है तो इसे मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता मानी जाती है। कथन 3, मुद्रास्फीति लक्ष्य और सहनशीलता बैंड की प्रत्येक 5 वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन गलत है, क्योंकि उल्टा है, आरबीआई के परामर्श से सरकार करती है। और ये गलत है, 2 तिमाही नहीं, लगातार 3 तिमाही, याद करो 9 महीने। और ये कथन क्या है? सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर बी, केवल 3। बी, केवल 3 कथन इज द करेक्ट, ठीक है। अब बात आता है कि मुद्रास्फीति का प्रभाव अर्थव्यवस्था और विभिन्न वर्गों पर, मुद्रास्फीति का प्रभाव इफेक्ट क्या पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, और विभिन्न वर्गों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये 2013 में यूपीएससी यहां से सवाल पूछा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि 3 प्रकार की दरें होती हैं मुद्रास्फीति की। 3 प्रकार की दरें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार की दरें क्या है? एक है, अगर हम लोग देख लेते हैं, सामान्य दर। सामान्य दर कितना होगा? 4 ± 2%। डन। या हम देख सकते हैं निम्न दर। निम्न दर मतलब 2% से कम। यहां शून्य या नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य या नकारात्मक, 0 भी और नीचे भी जा सकता है। और तीसरा क्या लिख सकते हैं? उच्च मुद्रास्फीति। उच्च मुद्रास्फीति हो सकता है। ये उच्च मुद्रास्फीति का मतलब क्या होगा? 6% से अधिक। 6% से अधिक। तो 3 स्थिति है, तीनों को ध्यान में रख करके बात करना है हमें, ठीक है। अगर मैं कहूं कि सामान्य मुद्रास्फीति है, सामान्य मुद्रास्फीति है, तो सामान्य मुद्रास्फीति हमेशा देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, याद रखना। सामान्य मुद्रास्फीति कैसे? देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, पहला पॉइंट। निम्न मुद्रास्फीति देश में आर्थिक मंदी को लाता है, आर्थिक मंदी, रिसेशन को लाता है। और जबकि उच्च मुद्रास्फीति की बात करें तो ये स्टैगफ्लेशन को लाता है, जिसको मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है, मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन को लाता है। डन, तीनों। अब जरा समझना, सामान्य दर की बात करते हैं। अगर मुद्रास्फीति सामान्य दर पर होगा तो क्या होगा?
तो वस्तु और सेवा के मूल्य में सामान्य वृद्धि होगा। मूल्य में कैसा वृद्धि होगा? बहुत ज्यादा नहीं, सामान्य वृद्धि होगा। और अगर मूल्य में सामान्य वृद्धि होगा तो उत्पादक वर्ग उत्साहित होगा। उत्पादक वर्ग क्या होगा? उत्साहित होगा। वो क्या कर देगा? उत्पादन को क्या कर देगा? उत्पादन को बढ़ा देगा। उत्पादन को बढ़ा देगा। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा। जीडीपी बढ़ेगा तो समृद्धि दर बढ़ेगा। समृद्धि दर बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा यानी लोगों की क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगा तो लोगों का खर्च बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा और खर्च कहां करेंगे? बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करेंगे। अब सोचो जीवन स्तर क्या होगा? इससे जीवन स्तर बेहतर होगा। जीवन स्तर क्या होगा? बेहतर होगा। एक तरफ जीवन स्तर बेहतर हो रहा है, दूसरी तरफ समृद्धि दर बढ़ रहा है, यानी क्या होगा? आर्थिक विकास। याद करो, गुणात्मक आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास होगा। फिर से देखो, सामान्य मुद्रास्फीति 4+-2, मूल्य में सामान्य वृद्धि होगा। उत्पादक वर्ग उत्साहित होगा, वो उत्पादन को बढ़ा देगा। जीडीपी बढ़ेगा, समृद्धि दर बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, लोग बेहतर और शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करके जीवन स्तर बेहतर बनाएंगे। तो एक तरफ जीवन स्तर बेहतर हो रहा है, एक तरफ समृद्धि दर बढ़ रहा है, यानी देश में आर्थिक विकास हो रहा है। किसके द्वारा? सामान्य दर। लेकिन वहीं अगर मुद्रास्फीति दर कम हो जाए, वहीं अगर बात करें मुद्रास्फीति दर क्या हो जाए? कम हो जाए, 0 से कम हो जाए, तो देखो जरा, कम हो जाए इसका कारण हो सकता है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, मांग में कमी आ गई है। मांग में कमी आ गई है, कारण क्या हो सकता है? मांग कम हो गया, डिमांड कम हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं है। मांग कम होने से क्या हो गया? मूल्य कम हो गया। मूल्य कम होने से उत्पादक वर्ग क्या होगा? उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होगा। अब उत्पादक वर्ग उत्साहित नहीं होगा, हतोत्साहित होगा। वो हतोत्साहित होगा और वो क्या कर देगा? उत्पादन को कम कर देगा। उत्पादन कम हुआ तो जीडीपी कम हुआ। जीडीपी कम हुआ यानी समृद्धि दर कम हुआ। समृद्धि दर कम हो गया। उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा। रोजगार कम हुआ यानी क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? बेरोजगारी बढ़ जाएगा। अब सोचो, अर्थव्यवस्था में एक और क्या बढ़ रहा है? बेरोजगारी। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? समृद्धि दर कम हो रहा है। इसका मतलब है ये किसका सूचक है? ये अर्थव्यवस्था में मंदी या सुस्ती का सूचक है कि मंदी आ गई अर्थव्यवस्था में। तो जब मुद्रास्फीति दर 0 हो जाए, नकारात्मक हो जाए, तो ये अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में क्या लाएगा? वो मंदी को ला सकता है, वो सुस्ती ला सकता है अर्थव्यवस्था में। डन। और वहीं अगर हम उच्च मुद्रास्फीति की बात करें, दूसरे पेज में बात कर लेते हैं उच्च मुद्रास्फीति। अब उच्च मुद्रास्फीति का कारण क्या है? आखिर उच्च मुद्रास्फीति क्यों है? क्यों? क्योंकि बाजार में तरलता बहुत है, मुद्रा की आपूर्ति अधिक है। मुद्रा की अचानक से क्या हो जाए? आपूर्ति बढ़ जाए बहुत तेजी से, लोगों के पास खूब पैसा आ जाए। प्रधानमंत्री सुटकेस योजना, सबके अकाउंट में पैसा, ठीक है, वो प्रॉमिस किए हुए पैसे आ गए सबके, जो 2014 में हुए थे, मान लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा? मुद्रा की आपूर्ति तेजी से बढ़ गई। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई यानी क्या हो गया? मांग तेजी से बढ़ गया। मांग बढ़ गया तो मूल्य बहुत तेजी से, मूल्य में क्या हो गया? तीव्र देखा जाए वृद्धि हुआ, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है मूल्य। अब बहुत तेजी से बढ़ेगा तो भी उत्पादक वर्ग क्या होगा? हतोत्साहित, क्योंकि लोग खरीदना ही बंद कर देंगे जब बहुत महंगा हो जाएगा। जब बहुत महंगा हो जाएगा तो क्या होगा? उत्पादक वर्ग देखो, एक कीमत सामान्य रूप में बढ़े तो उत्पादक वर्ग को लाभ देगा, लेकिन जब बहुत कीमत बढ़ने लगेगा तो उपभोक्ता खरीदेगा ही नहीं उस वस्तु को, तो उत्पादक वर्ग उत्पादन को क्या कर देगा? कम कर देगा। अब उत्पादन कम हुआ यानी जीडीपी कम हुआ। जीडीपी कम हुआ यानी समृद्धि दर कम हुआ। समृद्धि दर कम हुआ। उत्पादक वर्ग उत्पादन को कम कर देगा यानी रोजगार कम हो गया, और रोजगार कम हो गया यानी क्या हो गया? बेरोजगारी बढ़ गई।
अब बोलोगे सर ये तो वही स्थिति बता रहे हैं जो आप मंदी के समय बता रहे हैं, ये तो आप उच्च निम्न मुद्रास्फीति में बता रहे हैं। लेकिन निम्न मुद्रास्फीति में कारण समझना कि निम्न मुद्रास्फीति में मुख्य कारण रहा है कि मांग कम हो गया, क्योंकि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम हो गई थी। लेकिन यहां उल्टा हो गया, यहां क्या हो गया, यहां मुद्रा की आपूर्ति इतना बढ़ गया कि डिमांड तेजी से बढ़ गया, मूल्य तेजी से बढ़ गया, तेजी से मूल्य बढ़ गया। इसीलिए उत्पादक वर्ग उत्पादन कम कर दे रहा है, क्योंकि उपभोक्ता उसको खरीद ही नहीं रहा है, इतना महंगा हो गया वो। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर तीन स्थिति एक साथ हो जाए, तीन स्थिति क्या, एक तो उच्च मुद्रास्फीति हो जाए, एक तो ये स्थिति अगर हो जाए, साथ में अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाए और साथ में बेरोजगारी भी आ जाए, और अगर ये तीनों स्थिति एक साथ है तो इन तीनों को मिलाकर स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, याद रखना। तो अर्थव्यवस्था में कौन सी स्थिति आ गई है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ गई है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ गई है अर्थव्यवस्था में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, जब तीन स्थिति एक साथ हो, क्या क्या, उच्च मुद्रास्फीति, मंदी और बेरोजगारी, जैसा कि यहां दिखाई दे रहा है, तीनों अगर एक साथ आ गया तो उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। जरा ध्यान देना एक चीज यहां पर और भी, वो है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र, एक्चुअली अर्थशास्त्री फिलिप्स ने क्या दिया, अर्थशास्त्री फिलिप्स के अनुसार वो कहता है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो वो क्या कहते हैं कि इससे बेरोजगारी दर कम होगा, बेरोजगारी दर कम होगा। क्योंकि उनके अनुसार, फिलिप्स के अनुसार, जो हम लोग बाद में समझ सकते हैं इसको आराम से, इस क्लास में तो संभव नहीं कि इतना लंबा हम लोग खींच सकें, लेकिन इतना आप लोग समझ लीजिए कि अर्थशास्त्री फिलिप्स ने फिलिप्स वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बतलाया। और उन्होंने क्या कहा, इनके बीच क्या संबंध है, इनके बीच व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है, व्युत्क्रमानुपातिक इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी अगर मुद्रास्फीति दर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी कम होगा। यानी मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी के बीच में उन्होंने व्युत्क्रमानुपातिक इनवर्स रिलेशनशिप को बताया। डन। और जबकि अगर हम लोग देखें स्टैगफ्लेशन को, अगर हम देखें स्टैगफ्लेशन को, तो स्टैगफ्लेशन क्या बोल रहा है कि अगर मुद्रास्फीति दर बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मुद्रास्फीति दर, अगर मुद्रास्फीति दर बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगा, ये स्टैगफ्लेशन बोल रहा है। तो कह सकते हैं कि फिलिप्स वक्र स्टैगफ्लेशन का अपवाद है, या ऐसा कह सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन फिलिप्स वक्र को फॉलो नहीं करता है। स्टैगफ्लेशन फिलिप्स वक्र को फॉलो ही नहीं करता है, अनुसरण ही नहीं करता है। क्योंकि फिलिप्स ने क्या बोला कि अगर मुद्रास्फीति दर बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगा, मुद्रास्फीति कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, ये सर फिलिप्स ने कहा। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या बोल रहा है कि मुद्रास्फीति दर बढ़ेगा तो बेरोजगारी दर बढ़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसके देखा जाए अनुसरण नहीं कर रहा है, तो स्टैगफ्लेशन फिलिप्स वक्र के बाहर हो जाता, अपवाद हो जाता है। ठीक है, डन। तो ये हम लोग अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को समझ सकते हैं। लेकिन विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम विभिन्न वर्गों की बात करते हैं, विभिन्न वर्गों की बात करते हैं, तो विभिन्न वर्गों की बात करें तो क्या देखते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि उत्पादक वर्ग को क्या लाभ होगा, मुद्रास्फीति से क्या होगा, मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होगा, ऑब्वियसली उत्पादक वर्ग क्या होगा, लाभ में जाएगा, उसको लाभ होगा, क्योंकि मूल्य बढ़ेगा तो वो ज्यादा उत्पादन करेगा और लाभ कमाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं उपभोक्ता वर्ग, उपभोक्ता वर्ग की बात करें तो उसको क्या होगा, उसको नुकसान होगा, उसको नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि उसका खर्च बढ़ जाएगा, बचत क्षमता उसकी कम हो जाएगी। फिर अगर हम लोग बात करें पेंशन भोगी, निश्चित पेंशन वाले, निश्चित पेंशन वाले अगर बात करें तो उनको भी नुकसान होगा, उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि उनका खर्च बढ़ जाएगा और उनकी बचत क्षमता कम हो जाएगी। फिर अगर हम लोग बात करें निश्चित आय वाले, निश्चित आय वाले, इसको भी नुकसान होगा, क्योंकि इनका खर्च बढ़ जाएगा और इनकी बचत क्षमता कम हो जाएगी। डन।
फिर अगर हम लोग बात करें परिवर्तनशील आय वाले, उसको क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि भाई मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ साथ उसकी आय में भी परिवर्तन हो जाएगा, तभी तो परिवर्तनशील आय वाले हैं। वेरिएबल इनकम है उनका, इनकम बढ़ जाएगा तो उनको लाभ होगा। फिर अगर हम लोग बात करें निर्यात के बारे में, तो निर्यात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, निर्यात कम होगा। आयात क्या हो जाएगा, आयात में वृद्धि हो जाएगी, आयात बढ़ जाएगा। कैसे, जरा समझना। मान लो दो देश हैं, ए और बी, ठीक है ना। ए में मुद्रास्फीति दर ज्यादा है, मुद्रास्फीति दर ए में ज्यादा है, और बी में मुद्रास्फीति दर कम है, मुद्रास्फीति दर कम है। अब बताओ कहां चीजें महंगी हैं, ए में महंगी है और बी में क्या है, सस्ती है, बी में सस्ती है। तो बताओ मुद्रास्फीति दर के कारण ए का क्या हो जाएगा, निर्यात प्रभावित होगा। कौन खरीदेगा इसकी जब चीजें वस्तुएं महंगी हो गई तो। और बल्कि ये क्या करेगा, बी से आयात करना शुरू कर देगा, बी से आयात करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि बी की वस्तुएं सस्ती हैं, तो आयात में वृद्धि हो जाएगा और निर्यात कम हो जाएगा। याद रखना इसको। फिर सरकारी खर्च, सरकारी खर्च वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा, सोचो, क्योंकि सरकारी खर्च, सरकार सब्सिडी ज्यादा दे रही है, चीजों को सस्ता करके बाजार में बेच रही है, प्याज का दाम बढ़ा, प्याज को सस्ता करके बेच रही है, तो सरकार का खर्च बढ़ जाएगा। फिर इसके अलावा अगर बात करें, इसको थोड़ा यहां कर देते हैं। फिर अगर बात करें ऋणी, ऋणदाता, यहां इसको हटा देते हैं, नए पेज में हम लोग कर लेते हैं। इसको जरा समझना, ऋणी, ऋणदाता, लेनदार, देनदार, बॉन्ड धारक या डिबेंचर धारक। इस पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार यूपीएससी पूछा है, इसको पूछा है इसलिए बोल रहा हूं। क्या प्रभाव पड़ेगा समझना पहले, कौन क्या है। मान लेते हैं दो लोग हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी। ए ने बी से 1,000 रुपया उधार लिया, ए ने बी से 1,000 रुपया उधार लिया, ठीक है। कौन उधार ले रहा है, ए ले रहा है। किससे ले रहा है, बी से। तो बी कौन है, ऋणदाता, बी ऋण दे रहा है। और ए कौन है, ऋणी, बोरोवर, ये लेंडर है, ये बोरोवर है, ठीक है। अब ऐसे तो उधार नहीं देगा, मान लो 1 साल के लिए उधार दे रहा है और 8% ब्याज में दे रहा है, ठीक है। तो 1 साल बाद बी क्या करेगा, 1,000 रुपया तो देगा, साथ में 8% ब्याज भी लौटाएगा, 8% ब्याज भी लौटाएगा साथ में, यानी 80 रुपया लौटाएगा। तो कौन लौटा रहा है, कौन लौटा रहा है, ए लौटाएगा, ए लौटाएगा। किसको लौटाएगा, बी को। तो बी कौन है, ब्याज का भुगतान कौन कर रहा है, ब्याज कौन दे रहा है, ए दे रहा है। किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। तो ए कौन है, ए है देनदार, ए कौन है, देनदार। और कौन ब्याज प्राप्त कर रहा है, बी। तो बी कौन है, लेनदार। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो। ए और बी है, ए ने बी से 1,000 रुपया उधार में लिया, तो ए तो ऋणी होगा, बोरोवर। बी जो उधार दे रहा वो लेंडर होगा। डन। अब ब्याज कौन चुकाएगा, ए। तो ए देनदार है, बी लेनदार है, क्योंकि उसको ब्याज मिल रहा है। अब इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, जो ये एग्रीमेंट हुआ है कि 1,000 रुपया बी ने ए को दिया है 8% ब्याज में और 1 साल के लिए। तो इसको गारंटी के रूप में कौन रखेगा अपने पास, कौन रखेगा, बी अपने पास रखेगा। तो ये क्या है, इसी को बॉन्ड कहा जाता है, बॉन्ड या डिबेंचर कहा जाता है। जो गारंटी पत्र है ये कौन अपने पास रखेगा, बी अपने पास रखेगा। तो बॉन्ड धारक या डिबेंचर धारक कौन होगा, बी होगा। बॉन्ड धारक, बॉन्ड धारक या डिबेंचर धारक बी होगा, जो अपने पास गारंटी के रूप में रखेगा 1 साल के लिए। डन। अब ये सारे टर्म हमें क्लियर हो गए क्या है। अब जरा समझना, 1 साल बाद ए बी को 1,000 और 80 रुपये चुकाएगा ब्याज,
मान लेते हैं कि मुद्रास्फीति दर 10% हो गया, 10% हो गया, तो इससे तो ए का मुद्रा का वैल्यू ही कम हो गया। मुद्रा का वैल्यू ही कम हो करके देखा जाए 10% घटा दो तो कितना रुपया घट जाएगा, देख लो। 100 रुपया में 10 रुपया घटा दो, मतलब 1000 रुपया है और उसमें तुम 10% घटा दो, ठीक है, कितना, 100 रुपये, यानी 900 रुपया हो गया। 900 रुपया और 80 रुपया अगर उसको ब्याज भी मिला तो उसको तो 980 रुपये ही मिल रहा है। फिर से बोल रहा है, मुद्रास्फीति दर अगर 10% हो गया तो ए का तो वैल्यू ऑफ मनी, जो मनी का वैल्यू वो तो कम हो गया, रहेगा 1000 रुपया, लेकिन वस्तु का दाम बढ़ गया तो उसको तो ज्यादा कीमत चुकाना पड़ रहा है। तो क्या ए नहीं, बी, क्योंकि बी को मिल रहा है ना, बी का मुद्रा का वैल्यू कम हो गया। अब सोचो, क्या बी ए से कह सकता है कि आप हमको ज्यादा ब्याज दीजिए क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ गया? नहीं, ए तो जो भाई लिखा हुआ है उतना ही ए 8% चुकाएगा। तो इसका मतलब है कि बी, मुद्रास्फीति ज्यादा होने से बी को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि बी को नुकसान होगा, क्योंकि ए तो वही अपना एग्रीमेंट वाला चुकाएगा, लेकिन ए को लाभ होगा क्योंकि ए को ज्यादा नहीं देना पड़ रहा है। बात को समझना, अगर मुद्रास्फीति दर ज्यादा होगा तो मुद्रा का मूल्य कम होगा। अब ए बी को कितना चुका रहा है, 1000 रुपया और 80 रुपया, टोटल 1080 रुपया, ठीक है, लेकिन बी को तो नुकसान हो गया क्योंकि मुद्रास्फीति दर बढ़ गया, तो बी तो उससे ज्यादा ब्याज का क्लेम नहीं कर सकता, ज्यादा ब्याज नहीं मांग रहा है, ए से नहीं मांग सकता, तो बी को नुकसान है। ए को फायदा है क्योंकि ए को ज्यादा ब्याज नहीं चुकाना होगा। तो इसका मतलब है ए क्या होगा, लाभ में होगा अगर मुद्रास्फीति ज्यादा होगा तो, रीडिंग। और बी कौन होगा, बी नुकसान में होगा, बी नुकसान में होगा। अब देख लो, बी मतलब कौन कौन, लेनदार, ऋणदाता और बॉन्ड धारक। यानी अब देखो, ऋणी क्या होगा, लाभ में होगा, ऋणदाता कौन होगा, नुकसान में होगा, लेनदार क्या होगा, लेनदार जल्दी बताओ, नुकसान में होगा क्योंकि लेनदार ही कौन है, बी है। देनदार क्या होगा, लाभ में होगा क्योंकि देनदार ए है। बॉन्ड धारक या डिबेंचर धारक क्या होगा, नुकसान में होगा क्योंकि ये कौन है, बी है। तो ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए ये याद रखना कौन ऋणदाता है, कौन ऋणी है, तब जाकर समझ में आएगा। हमेशा ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को नुकसान होता है, ठीक है, मुद्रास्फीति से। तो ये मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाला प्रभाव, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। तो मुद्रास्फीति के प्रकार, ऐसे तो मुद्रास्फीति के बहुत सारे प्रकार हैं, जहां पर आप ऐसे समझ सकते हो कि हाइपर इन्फ्लेशन होता है, हाइपर मुद्रास्फीति होता है, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अतिस्फीति। इसका क्या मतलब होता है, जब मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा 3-4 अंकों में 200%, 400%, तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। ऐसे और भी बहुत होता है, दौड़ती हुई, कूदती हुई, आपको उतना नहीं जानना। और एक होता है रेंगती हुई स्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। रेंगती हुई स्फीति, इसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जहां मुद्रास्फीति की दर अत्यंत निम्न हो। अत्यंत निम्न का मतलब क्या हो गया, जहां मुद्रास्फीति की दर 0 से लेकर 1% के बीच में हो, 0 या 1% हो। ज्यादातर कहा जाता है कि विकसित देशों के लिए रेंगती हुई स्फीति माना जाता है। हालांकि अब विकसित देशों में मुद्रास्फीति दर ज्यादा हो गया, लेकिन विकसित देशों में ज्यादातर पाया जाता है। तो एक होता है हाइपर अतिस्फीति और एक होता है रेंगती हुई सबसे निम्न मुद्रास्फीति बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 टर्म को तो दिमाग में बैठाना। अब मुद्रास्फीति के कुछ प्रकार हैं, उसके हम लोग एक एक करके प्रकार को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं बहुत ध्यान से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम समझें, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग 4 टर्म को समझते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मैं समझा रहा हूं। एक है डिफ्लेशन,
जिसको हम बोलते हैं अपस्फीति। अपस्फीति। दूसरा है स्टैगफ्लेशन, जो मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी। फिर डिसइंफ्लेशन, इसको बोलते हैं अविस्फीति। याद रखना, वो अप है, ये अव है। और एक होता है रीफ्लेशन, इसको बोलते हैं संस्फीति। ये चार टर्म इज वेरी कंफ्यूजिंग, इसको आज समझ लो, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, चारों टर्म को समझना। इन चार टर्म को पहले समझो क्या है। अगर मैं ऐसे बना रहा हूं, ध्यान रखना, डन। ठीक है, ऐसे बना रहा हूं तो ध्यान देना, यहां क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रहा है। यहां क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। तो यहां पर जब मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा होती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, स्टैगफ्लेशन। यानी 6% से भी पार चला गया, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति दर है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। डन, समझना बहुत ध्यान से, ठीक है ना। अब समझना, यहां क्या देख रहे हैं हम लोग, यहां क्या देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति दर जो है वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है, सामान्य ही मान लेते हैं ये स्तर है, सामान्य ये स्तर है, तो यहां पर मुद्रास्फीति दर कम होना शुरू हो गया, सामान्य स्थिति में पहुंच रहा है। तो ये हमारा क्या है, डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन, यहां मुद्रास्फीति दर कम हो रहा है, लेकिन अभी मुद्रास्फीति दर शून्य या नकारात्मक नहीं हो रहा है। शून्य या नकारात्मक कहां हो रहा है, यहां पर जाकर, यहां शून्य और यहां से नकारात्मक, ये हो गया। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। अब यहां देखो, ये पोर्शन फिर ये ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं रीफ्लेशन। रीफ्लेशन, मैं थोड़ा सा पेन बदल दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये डिफ्लेशन है और ये रीफ्लेशन है। बहुत ध्यान से समझना जो मैं बात बोल रहा हूं। जब मुद्रास्फीति दर बहुत बढ़ जाए, तेज हो जाए, अर्थव्यवस्था में मंदी हो जाए, बेरोजगारी भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति बोलते हैं। ठीक है, और ये अपने आप होता है जब बाजार में तरलता या बाजार में मुद्रा की आपूर्ति तेजी से बढ़ जाए। डन। अब जब बहुत ऊपर चला गया मुद्रास्फीति दर 10-12%, तो उसको कम करके 2 से 6% के बीच में लाया जाएगा, 4 ± 2 में। तो वो जो कम करने के प्रयास किया जाता है, उसके दर को कम किया जा रहा है, उसको धीरे धीरे कम किया करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन। ठीक है, यहां मुद्रास्फीति की दर को कम करके उसको सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया, सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। डन। डिफ्लेशन क्या होगा, डिफ्लेशन जहां मुद्रास्फीति दर क्या हो जाए, शून्य या नकारात्मक हो जाए, शून्य या नकारात्मक हो जाए। यानी मुद्रास्फीति दर जब, याद करो, शून्य या नकारात्मक, तब क्या होगा, मंदी की स्थिति आएगी। तो ये मंदी की स्थिति ला सकता है डिफ्लेशन, क्योंकि यहां डिमांड ही कम हो जाएगा। और फिर मंदी है, यानी मुद्रास्फीति दर शून्य या नकारात्मक, ये तो बहुत खराब है, ये तो मंदी की स्थिति पैदा कर रहा है। तो फिर से मुद्रास्फीति दर को थोड़ा बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, और 4 ± 2 में लाने का प्रयास किया जाता है, 4 ± 2 में। तो उसको क्या कहा जाएगा, रीफ्लेशन। अब जरा ध्यान देना, दो जगह मुद्रास्फीति दर बढ़ रहा है, दो जगह बढ़ रहा है, एक स्टैगफ्लेशन में बढ़ रहा है और दूसरा रीफ्लेशन में बढ़ रहा है। दोनों में बढ़ रहा है, दोनों में बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक स्वतः बढ़ रहा है अपने आप, और एक को बढ़ाया जा रहा है, एक को बढ़ाया जा रहा है, पहला अंतर। दूसरा, ये खराब होता है,
ये बढ़ना खराब होता है क्योंकि ये मंदी लाएगा, बेरोजगारी लाएगा अर्थव्यवस्था में। लेकिन ये बढ़ना अच्छा होता है क्योंकि ये मंदी से बाहर निकाल रहा है, ये अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाल रहा है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा, उत्पादक वर्ग उत्पादन करेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा, तो अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आ जाएगी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। स्टैगफ्लेशन यहां भी बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ रहा है, रिफ्लेशन, लेकिन ये अपने आप स्वतः ये बढ़ाया जाता है। यहां ये खराब है क्योंकि ये मंदी बेरोजगारी लाता है, ये बेहतर है क्योंकि अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालता है। एकदम सही, समझे कि नहीं दो को? अब दो टर्म देखो, डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन, दोनों में ध्यान रखो। यहां भी मुद्रास्फीति दर कम हो रहा है, यहां भी मुद्रास्फीति दर कम हो रहा है, हां या ना? दोनों में कम हो रहा है। डिसइंफ्लेशन अविस्फीति में भी और अपस्फीति में भी। लेकिन डिफ्लेशन में ये स्वतः मुद्रास्फीति दर कम हो रहा है, अपने आप कम हो रहा है, जबकि यहां कम किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा रहा है। डन। अब जरा देखना, ये खराब होता है डिफ्लेशन, अपस्फीति, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में मंदी लाएगा, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी लाएगा। ये बेहतर होगा क्योंकि ये उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके सामान्य करेगा, ये बेरोजगारी नहीं बढ़ाएगा। ध्यान दो, देखो चारों टर्म कितना अच्छा से समझ में आ चुका है। डन। एक बार जल्दी फिर बता देते हैं, स्टैगफ्लेशन और रिफ्लेशन, दोनों मुद्रास्फीति दर बढ़ रहा है, ये स्वतः हो रहा है, इसको किया जा रहा है। ये खराब होता है, ये बेहतर होता है क्योंकि मंदी से बाहर ला रहा है, ये अर्थव्यवस्था को मंदी में ले जा रहा है। यहां भी मुद्रास्फीति दर कम हो रहा है, डिसइंफ्लेशन यहां भी कम हो रहा है, ये स्वतः हो रहा है, इसको किया जा रहा है। ये अगर हो रहा है तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ रहा है, और ये है तो ये अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा है? मंदी से बाहर निकाल रहा है, अर्थव्यवस्था को बेहतर स्थिति में ला रहा है। बताओ चारों समझ में आए कि नहीं? चारों टर्म समझ में आए कि नहीं? ऐ शाबाश, बहुत बढ़िया। अब और समझते हैं। एक टर्म है श्रिंकफ्लेशन। ये बहुत चर्चा में है न्यूज़पेपर में। सिंपल, जहां कंपनियां क्या करती हैं, उत्पाद के कीमत को नहीं बढ़ाती है प्रोडक्ट के, बल्कि उसके आकार को छोटा कर देती है, संख्या को कम कर देती है। जैसे पार्ले जी बिस्किट 5 ही रुपया का है, लेकिन देखो पहले 15-16 बिस्कुट आता था, अब देख लो कितना आता है उसमें। तो कहीं ना कहीं कंपनियां जब संख्या को कम कर दे, आकार को घटा दे, लेकिन मूल्य में कोई परिवर्तन ना करे, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। उस स्थिति को क्या कहा जाता है? श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। डन। नेक्स्ट, अब आता है कोर स्फीति, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, ये क्या होता है कोर इन्फ्लेशन? सिंपल, अगर हम देखें वस्तु, तो दो प्रकार की वस्तु होती है, ठीक है? माने अगर मैं बात करूं हेडलाइन इन्फ्लेशन, मैं सीधा हेडलाइन में आता हूं, हेडलाइन की बात करता हूं। ध्यान देना, हेडलाइन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? CPI R+U, ठीक है? अब इसमें दो प्रकार की वस्तु हो सकती है, एक स्थिर मूल्य वाली और दूसरा अस्थिर मूल्य वाली। अस्थिर मूल्य वाली, स्थिर मतलब जिसका मूल्य उतार चढ़ाव होने में लंबा समय लगता है, और अस्थिर मूल्य वाली जिसका मूल्य में उतार चढ़ाव तुरंत होता है, अल्पकाल में ही होता है, ठीक है? लगभग हर समय होता रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं खाद्य वस्तु, जैसे मैं बात करूं ईंधन की वस्तु, तो इनके मूल्यों में उतार चढ़ाव बहुत जल्दी होता है, इसको हम अस्थिर मूल्य वाली वस्तु कहेंगे। तो अगर मैं हेडलाइन मुद्रास्फीति में अस्थिर मूल्य वाली वस्तु को हटा दूं, यानी खाद्य और ईंधन को बात कर दूं, तो क्या बचेगा? स्थिर मूल्य वाली वस्तु बचेगा। अब अगर स्थिर मूल्य वाली वस्तु का मूल्य बढ़ता है और उससे होने वाली मुद्रास्फीति को क्या कहा जाएगा? कोर इन्फ्लेशन। तो सिंपल, कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन को हटा दिया जाता है, वहां खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है ना? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया?
कोर इन्फ्लेशन समझ में आ गया? वेरी गुड। इसके बाद और भी होता है कुछ इन्फ्लेशन, जैसे एक होता है बोटल नेक इन्फ्लेशन कहा जाता है। बोटल नेक, इसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होता है? संरचनात्मक मुद्रास्फीति सिंपल, कि अगर मुद्रास्फीति का कारण, अगर देश में मुद्रास्फीति का कारण आधारभूत संरचना का अभाव हो जा रहा है, जैसे समझना, अगर मैं कहूं कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें कच्ची हूं, कच्ची सड़कें, तो क्या होगा? एक तो परिवहन धीमा हो जाएगा और परिवहन महंगा भी हो जाएगा। इससे किसानों की वस्तुएं सस्ती बिकेंगी, महंगी बिकेंगी, महंगी हो जाएंगी। तो यहां मुद्रास्फीति का कारण क्या रहा? क्या रहा? कच्ची सड़क, यानी आधारभूत संरचना का अभाव। कुल मिलाकर देखा जाए ये लागत जन्य ही होता है। कौन सा होता है? ये लागत जन्य में ही आता है, लेकिन इसका मुख्य कारण आधारभूत संरचना का अभाव। अगर आधारभूत संरचना का विकास कम हो रहा है, कौशल विकास की कमी हो रही है, और उससे अगर मुद्रास्फीति दर बढ़ रहा है उसके कारण, तो उसको हम लोग बोटल नेक या संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं, जो भारत में बहुत है। ठीक है ना? फिर तो ये सब मुख्य रूप से जो मुख्य हैं मुद्रास्फीति के जो मुख्य प्रकार है, ऐसे तो और भी बहुत है। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुख्य प्रकार है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बात कर लिया, मुद्रास्फीति के प्रकार को। स्टैगफ्लेशन बात कर ही लिया, हेडलाइन मुद्रास्फीति हम लोग बात कर लिए, CPI R+U को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है मुद्रास्फीति को नियंत्रण। मुद्रास्फीति को नियंत्रण का नियंत्रण, कि आखिरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे किया जाता है। तो बहुत जरूरी है कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण के लिए हमें समझना पड़ेगा दोनों नीति, दोनों नीति से, मौद्रिक नीति से भी होता है और राजकोषीय नीति से भी, राजकोषीय नीति से भी इसको नियंत्रित कर सकते हैं। दोनों नीति इसमें सहायक होती है, लेकिन याद रखना कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का मुख्य रूप से काम किसके हाथ पर है? RBI या MPC, मौद्रिक नीति समिति के पास होता है। ठीक है, और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का काम सरकार करती है। लेकिन चूंकि RBI की मौद्रिक नीति भारत में खाद्य मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर सकती पूरी तरह, जैसा कि मैंने फूड इन्फ्लेशन में कहा था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में मुद्रास्फीति का बहुत बड़ा कारण लागत जन्य भी होता है। इसीलिए मौद्रिक नीति में तो हमें पता ही है कि RBI अगर महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा, RBI किसका प्रयोग करेगा? महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा, संकुचित मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा। यानी वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? ब्याज दर को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और जब ब्याज दर बढ़ जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, तो अपने आप चीजों की, वस्तुओं का मूल्य कम हो जाएगा और मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगा। तो ये RBI कर सकता है मौद्रिक नीति में, महंगी या संकुचित मौद्रिक नीति का प्रयोग। लेकिन सरकार भी राजकोषीय नीति का प्रयोग करके सरकार भी मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित कर सकती है। कैसे? सरकार क्या कर सकती है? सरकार उसके लिए आपूर्ति, वस्तु की आपूर्ति को बढ़ा सकती है। सरकार किसानों को प्रोत्साहन दे करके, ज्यादा MSP दे करके वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ा सकती है। यानी मेन सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा कहीं ना कहीं आपूर्ति पक्ष, जिसको हम लागत जन्य कहते हैं, आपूर्ति पक्ष को वो नियंत्रित कर सकती है। तो हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण जो है वो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों के माध्यम से किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। ठीक है ना? सरकार अपने खर्च को कम कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, गैर आवश्यक खर्चों को कम कर सकती है, सब्सिडी को युक्ति संगत बना सकती है, केवल जिसको सब्सिडी चाहिए उसी को दे। इससे सरकार का सब्सिडी खर्च कम होगा, बाजार में तरलता भी कम होगी। ठीक है ना? तो सरकार भी ये प्रयास कर सकती है। इसी प्रकार मुद्रास्फीति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक हम लोगों का हो गया मुद्रास्फीति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको प्लीज अच्छे से पढ़कर जाइएगा। एंड आई थिंक सो कि मैंने इस टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ न्याय किया और अच्छे से इसको पढ़ाया भी है। तो चलिए ये टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।